तिष्य रक्षिता की डायरी भाग प्रथम में कल हमने विस्तृत रूप से इतिहास में भी जाने का प्रयास किया। बीएससी प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सह आचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा। तिष्य रक्षिता की डायरी जिसकी कल हमने चर्चा की है, उसका आरंभिक भाग पूरा किया है। मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके आते हैं, उसके माध्यम से कल की जो चर्चा थी उसके ऊपर आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूँ। इस प्रकार के प्रश्न से आपको आरंभ का जो हमने पढ़ा है उसका पूरा एक बार पुनः आवृत्ति होगी। आरंभ करती हूँ। तिष्य रक्षिता की डायरी के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता। यह डायरी लेखक को कहाँ से प्राप्त हुई? तिब्बत के एक बौद्ध मठ से। लेखक को डायरी किसने पढ़कर सुनाई? एक बौद्ध भाषा विज्ञ ने। लेखक नरेश मेहता ने डायरी का आरंभ किस स्थान से किया है? पाटलिपुत्र राजभवन से। किस ऋतु में धर्मराजिकोत्सव हुआ? वैशाख पूर्णिमा। नयनतारा कौन है? दासी। गवाक्ष का अर्थ? झरोखा। अशोक को प्रियदर्शी कब कहा गया? बौद्ध प्रव्रज्या के बाद। कितने धर्मराजिकों अर्थात स्तूपों की स्थापना हुई? 84,000। तिष्य रक्षिता कौन है? तिष्य रक्षिता पतिहीन पत्नी, सम्राटहीन पट्टमहिषी, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध प्रव्रज्या ली है। तो तिष्य रक्षिता सम्राट अशोक की 5वीं पत्नी हैं। काषाय का अर्थ बताएं। वल्कल वस्त्र, भगवा वस्त्र। पाटलिपुत्र का वैभव क्यों बढ़ा हुआ था? क्योंकि सम्राट अशोक के धर्मराजिकोत्सव में सर्वत्र सौंदर्य बिखरा था। साज सज्जा थी, तोरण द्वार, वंदन द्वार, मनोरंजन, गगनभेदी जय जयकार थे। यूनान और मिस्र से शिष्टमंडल आए थे। पड़ोसी राष्ट्रों से आमात्य, दूत, राजकुमार सभी उपस्थित थे। सम्राट अशोक ने क्या त्याग किया? साम्राज्य, पत्नी, परिवार, युद्ध, दास दासियां और हिंसा। नयनतारा निश्चित होकर क्यों सो रही थी? क्योंकि कोई कामना शेष नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। तिष्य रक्षिता किसके प्रति आसक्त थी? तिष्य रक्षिता अशोक के पुत्र कुणाल के प्रति आसक्त थी। कुणाल के किस सौंदर्य पर तिष्य रक्षिता मुग्ध थी? कुणाल पक्षी होता है जिसके स्वयं के नेत्र बहुत सुंदर होते हैं और स्वाभाविक रूप से कुणाल के भी नेत्र बहुत सुंदर थे, जिस पर तिष्य रक्षिता मुग्ध थी। कुणाल की पत्नी का नाम क्या था? कंचनमाला। इतने प्रश्नों के बाद अब हम ज्येष्ठ प्रतिपदा रात्रि में जो लिखा जा रहा है उसका पाठ करेंगे। दिन भर वही व्यस्तता रही। आज एक यूनानी नृत्य भी देखने को मिला। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष से यूनान कोई प्रसन्न नहीं है। यूनानी तक्षशिला पर दृष्टि लगाए हुए हैं। तक्षशिला में आमात्य लोगों ने विशेष अच्छा व्यवहार नहीं किया था। सभी असंतुष्ट थे। इसीलिए युवराज को वहां भेजा गया ताकि सीमा पर राजवंश का संपूर्ण अधिकार बना रहे। कुछ भी हो, यूनानी प्रसन्न जाति है।
जीवन को उत्सव मनाती है। महाराजा से इस बार फिर प्रार्थना करना चाहते हैं कि कुछ ज्योतिषी, कारीगर, भवन निर्माता वे यहाँ से अपने देश ले जाना चाहते हैं। मुझसे इस बारे में प्रातिसाख्य चाहते हैं। प्रातिसाख्य अर्थात साक्षी चाहते हैं। वृष्टि की प्रतीक्षा है। गर्मियों में पाटलिपुत्र कैसा झुलस जाता है। एक आध दिन में कुणाल तक्षशिला चला जाएगा। आज वह यूनानी भोज में मात्र प्रदर्शन के लिए ही उपस्थित हुआ था। जिस समय मैं यूनानी राजकुमार से आलाप कर रही थी, वह मात्र सौजन्यता निर्वाह के लिए ही आया। मैं उस पर क्रोध करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे देखकर विह्वल हो जाती हूँ। उसके नेत्रों में जादू है। कौन कह रही है? तिष्यरक्षिता। अब आषाढ़ प्रतिपदा की रात्रि है। आजकल खूब वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन उमस नहीं गई। आज महाराज के साथ नौकायन के लिए गई थी। लगता है महाराज सबसे उदासीन हो गए हैं, किसी सीमा तक असामाजिक भी। संभवतः वे मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। वे समझते हैं कि इस बड़ी आयु में तिष्यरक्षिता से विवाह कर बड़ी भारी भूल की। आयु का इतना अंतर वे माला फेर कर नहीं पाट सकते। सबकी अपनी नियति होती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। कुणाल ने मुझे महाराज की दृष्टि में नीचे गिरा दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि पिता पुत्र दोनों को राज्य छोड़कर किसी मठ में चला जाना चाहिए। भिक्षु शासन करेंगे, सब पुरुष और नारियां भिक्षु भिक्षुणी हो जाएं तो सृष्टि चल चुकी। कितना अच्छा होता यदि अमात्य चाणक्य के समय में होती, सम्राट चंद्रगुप्त का खड्ग होता, चाणक्य की नीति होती और तिष्यरक्षिता की महत्वाकांक्षा होती। ये सब विचार कर रही है तिष्यरक्षिता। कौन है तिष्यरक्षिता? सम्राट अशोक की 5वीं पत्नी, जिसकी आयु कितनी है? सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के बराबर। नौका विहार में स्थविर के प्रवचन ने तो उबा दिया। क्यों लोग चाहते हैं कि जब वे वृद्ध होने लगें तो सब उनके साथ वृद्धाने लगें। यह एकदम निरी मूर्खता है। वृद्ध होने वाले पशुओं के समाज में खेल के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वृद्ध होना अपमान है। कुणाल को गए आज एक पक्ष हो गया है। पक्ष अर्थात 15 दिन। जाने के दिन वह जाने क्या सोचकर वहाँ आया था। साथ में कांचनमाला को नहीं लाया, अच्छा किया। व्यक्ति प्रत्येक समय हर किसी को नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी हो। उसने बताया कि वह आजकल वीणा सीख रहा है। जब तक वह बैठा रहा, ऋतु, संगीत, ज्योतिष की ही चर्चा करता रहा। लगता है स्थिति टालने का ढंग उसे आ गया है। मैं कुणाल को विदा देने महाराज के साथ नगर सीमा तक नहीं गई। महाराज बता रहे थे कि इस चातुर्मास के बाद धर्म यात्रा पर निकलना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं मुझे भी साथ चलने के लिए बाध्य न किया जाए। धर्म की जय जयकार करते हुए घूमने से तो अच्छा है कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। बड़ा घृणास्पद लगता है। कल एक मूर्तिकार आने वाला है जो मेरी प्रतिमा बनाना चाहता है। ये सारी बातें तिष्यरक्षिता ने अपनी डायरी लेखन के अंतर्गत की है। अब श्रावणी नवमी मध्य रात्रि का चित्र है। मूर्तिकार कलिंग का एक वृद्ध कलाकार है जो कि कलिंग युद्ध में बंदी बना लिया गया। महाराज ने उसे मुक्त कर दिया है। उसने राज परिवार के सभी लोगों की मूर्तियां बनाई हैं। मैं उसे बराबर टालती आ रही थी।
जब उसने बताया कि वह मेरी मूर्ति बनाए बिना कलिंग नहीं जाएगा तो अगत्या बनवानी ही पड़ी। मूर्तिकार अपने को सिंधुसेन कहता है, मूर्ति अच्छी बनाई। आज महाराज भी मूर्ति देखने आए थे। कई महीनों बाद आर्यपुत्र मेरे भवन पधारे थे। वे काफ़ी अस्वस्थ दिखने भी लगे हैं। उन्हें चाहिए कि जिस प्रकार राजकाज से वे विश्रांति लिए हुए हैं, उसी प्रकार इन घेरों से भी मुक्त हों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन उनसे कौन कहे, कल यदि मेघाच्छन्न नहीं हो रहा तो किसी उपवन की ओर जाना चाहती हूँ। यदि बारिश नहीं आए तो कहीं उपवन में घूमना चाहती हूँ। और यहाँ पर तिष्यरक्षिता अपने पति सम्राट अशोक के लिए सारे भाव प्रस्तुत कर रही है कि जब उन्होंने प्रव्रज्या ले ली है तब उन्हें इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उस चिंता के कारण कुछ वे अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, एक मनोवैज्ञानिक चित्र भी यहाँ पर हमारे सामने उभरता है कि सम्राट अशोक जो तिष्यरक्षिता से आयु में अपने एक तरह से पिता के समान ही है, पिता के सदृश उनकी आयु है, क्योंकि उनका जो पुत्र है कुणाल, उसकी वय और तिष्यरक्षिता की वय दोनों लगभग बराबर हैं। तब उसके यौवन को देखते हुए, उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए सम्राट अशोक के मन में निश्चय ही यह भाव उपजा होगा कि मैं इसको किस प्रकार से, मैंने जो गलती की है। यहाँ पर लेखक अपनी दृष्टि से इस डायरी के अंदर कहानी के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिकता के साथ हमें जोड़ता हुआ यह प्रश्न निरंतर उठा रहा है कि वह सम्राट अशोक सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तिष्यरक्षिता के लिए उनके मन में यदि कोई बात आ रही है कि वो मूर्तिकार को मूर्तिकार को भेजा है और वह मूर्तिकार वृद्ध कलाकार है, और चूँकि वह पहले बंदी बना लिया गया था, अब उसे मुक्त कर दिया गया है और राज परिवार के सभी लोगों की मूर्तियां बना दी गई हैं। अब तिष्यरक्षिता क्योंकि कुणाल के प्रेम में डूबी हुई है, इसलिए अब वह इन सब को सम्राट अशोक के लिए ये प्रश्न रखती है कि अब इन्हें इस प्रकार की सोच रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कल यदि मेघाच्छन्न नहीं हो रहा तो किसी उपवन की ओर जाना चाहती हूँ। नयनतारा के मनोभाव यहाँ पर बराबर हमारे साथ में चल रहे हैं। नयनतारा न होती तो मैं कितनी विवश हो जाती। कौन है नयनतारा? इसकी दासी, परिचारिका। लगता है सामंत कुमार सेन नयनतारा से मित्रता के लिए बहुत उत्सुक हैं। लगता है सामंत कुमार सेन नयनतारा से मित्रता के लिए बहुत उत्सुक हैं। मित्रता हो जाए तो अच्छा है ना। कुणाल क्यों कहती है मित्रता हो जाए तो अच्छा है ना? क्योंकि तिष्यरक्षिता के जो मनोभाव हैं वह प्रेम में डूबे हुए हैं, आसक्ति में डूबे हुए हैं। वह कुणाल के प्रति प्रेम कर बैठी है। कुणाल तक्षशिला पहुंच गया है, अश्वारोही आए थे, इतना बड़ा उत्सव सहसा समाप्त हो गया। लगता है पाटलिपुत्र एकदम ही रीता गया। कभी कभी मृग्या के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन संभव है महाराज इसे पसंद न करें। आजकल जी उबा देने वाली निष्क्रिय शांति है। राजभवन भी मठ बनता जा रहा है। अब प्रसंग आ रहा है श्रावण अमावस्या की रात्रि का। प्रियदर्शी महाराज अत्यंत रुग्ण हैं।
आज ही हिमालय के प्रशासक को महाराज की प्रस्तावित धर्म यात्रा की अस्वीकृति की सूचना भेजी है। यूनानी तथा भारतीय वैद्यों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वे निदान ही नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे वैद्य यह भी नहीं जानते कि वृद्धापकाल स्वयं ही असाध्य रोग है, और विशेषकर तब जब असीम सुंदरी पत्नी दिन रात सामने हो। सम्राट धीरे धीरे विवश होते जा रहे हैं। क्या यह नहीं लगता है कि सारे सम्राट और साम्राज्ञियाँ भी सहज मनुष्यों की तरह ही हैं? सम्राट का भार आजकल मुझ पर आ गया है। सारा राज कार्य भी करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है कि किस प्रशासक को प्रजारंजन के लिए कौन सा आदेश दिया जा रहा है। सिंघल में धर्म प्रचार का कार्य व्यापक हो गया है। राजकुमार महेंद्र तथा राजकुमारी संघमित्रा को आए दिन इस बारे में पत्र जाते हैं। पिछले दिनों से राजमुद्रिका लगाने का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। कैसी विडंबना है कि महाराज मुझे पूरी तरह नहीं विश्वासते, फिर भी भार मुझ पर छोड़ने को बाध्य हैं। मुझे शंका है कि आमात्यों में से किसी को कह रखा होगा कि वह मुझ पर चौकसी करते रहें कि कहीं मैं महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र न कर बैठूं। महाराज किसी हठी बड़े बच्चे से कम थोड़ी ही हैं। षड्यंत्र बच्चों और भिक्षुओं के विरुद्ध थोड़े ही किया जाता है। महाराज समझते हैं कि यूनान का जो शिष्टमंडल आया था वह मुझसे प्रभावित होकर गया है। इतने राजकुमारों के रहते संतानहीन पट्ट महिषी से प्रभावित होने का क्या अर्थ है? यदि मेरे मन में कोई ऐसी बात न भी हो तो भी महाराज मुझे ऐसी स्थिति में कर देना चाहते हैं कि कोई भी षड्यंत्र किया जा सके। पूर्ण रूप से तिष्य रक्षिता की जो मानसिकता है, जो सोच है, जो वह विचार कर रही है अपने इस साम्राज्य के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में प्रव्रज्या धारण कर ली है। धर्म राजिकोत्सव में सम्मिलित होने की बधाई वाले सारे पत्र महाराज को दिखा देती रही हूँ। लगता है महाराज चौंक चौंक उठते हैं और वे निरीह से कक्ष ताकने लगते हैं। संभव है वे मेरे हाथों में अपने को आश्वस्त न पाते हों। कहीं वे अपने पुत्रों की तो नहीं, कहीं वे अपने पुत्रों को तो अपने पास देखना नहीं चाहते, तो क्या वे मुझे अपना नहीं मानते हैं? तब मेरा क्या होगा? क्या मुझे जीवन भर मात्र जलना ही होगा? कल पूछूंगी कि महाराज किसी राजकुमार को पाटलिपुत्र में देखना चाहते हैं। यहाँ पर तिष्य रक्षिता पुनः धर्म राजिकोत्सव का स्मरण कर रही है और सम्राट अशोक के मन की बेचैनी को समझने का अपनी दृष्टि से प्रयास कर रही है। जैसी उसकी दृष्टि है कि अब महाराज क्या सोच रहे हैं। अब उन्होंने राजपाट त्याग दिया है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है उसमें उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा वह अपनी इस डायरी के माध्यम से करना चाहती है। यहाँ पर लेखक डायरी के माध्यम से तिष्य रक्षिता की मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि डायरी लंबी है, दीर्घ है, हमें पढ़ने में कुछ समय और लगेगा। इसलिए आज इतना ही, और कल तृतीय भाग में पुनः हम इस डायरी को आगे पढ़ पाएंगे।